Bismillahirrahmanirrahim. The poem Darkling Thrust by Thomas Hardy. इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पहले कर दी है उर्दू में, और उसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो भी मैंने बता दी हैं। तो ये इसकी सेकंड वीडियो है, और इसमें मैं जो है इसकी राइमिंग स्कीम बताऊंगी आपको, और इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, और फिर साथ ही लिटरेरी डिवाइसेस भी स्टेंजा बाय स्टेंजा इसके हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा, आई लैंड अपॉन अ कॉपियस गेट, ए आ जाएगा। व्हेन फॉरेस्ट वाज स्पेक्ट्रा ग्रे, गे गेट और ग्रे ये मैच नहीं करते तो यहाँ बी आ जाएगा। एंड विंटर्स ग्रेस मेड डिसोलेट, गेट और डिसोलेट ए हो जाएगा। द वीकनिंग आई ऑफ डे, बी। द tangled bend stems scored the sky, C. Like strings of broken lyres, D. And all mankind that haunted, nay, C. Had sought their household fires, D. तो इस तरीके से जिनकी राइमिंग बनती है उनको हमने इसको लेरिस और फायर्स, फायर्स में भी एस की, और यहाँ पर भी एस की एंड में आवाज़ आ रही है तो यहाँ डी आएगा। स्काई और नए तो ये भी मैच कर रहे हैं तो यहाँ सी आ जाएगा। तो राइमिंग स्कीम इसकी होगी ए बी सी डी। स्टेंजा 1 की पैराफ्रेजिंग देखते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग एट अ गेट नियर सम ट्रीज, everything looked grey and ghost like because of the forest. Winter had made the weak evening sun look sad and dull. The bare twisted branches looked like the broken strings of the harp. All the people nearby had gone inside their homes to sit by the fire. अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। इमेजरी, फॉरेस्ट वॉज स्पेक्ट्रा ग्रे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट को एक घोस्टली फिगर के तौर पे दिखाया गया है। वीकनिंग आई ऑफ डे क्रिएट्स अ घोस्टली एंड डाइंग विंटर सीन। पर्सोनिफिकेशन, आई ऑफ डे, आई ऑफ डे, तो ये जो आई ऑफ डे है ये क्या है, पर्सोनिफाई कर रहा है किसको, सन को। फॉरेस्ट वॉज स्पेक्ट्रा ग्रे, तो ये भी देखें कि फॉरेस्ट जो है वो गोस्टली फिगर के तौर पे बयान किया जा रहा है। गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू द नेचुरल एलिमेंट, स्ट्रेसिंग lifelessness and gives forest ghost like qualities. Simile, like string of broken layers, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कंपैरिजन दिया गया है। लाइक स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन लेयर्स, ये इसका कंपैरिजन ये यहाँ पर है। द टेंगल बेंड स्टेम स्कोर द स्काई, अगर हम इसको पूरे को लिख लेंगे तो इसका कंपैरिजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ ताकि हम जी लाइक स्ट्रिंग, ताकि कंपैरिजन भी साथ ही आ जाए ना। कंपेयर tangled stems to broken musical instrument, symbolize silence and decay. Symbolism, household fire, या क्या symbolize कर रहा है household fire? Comfort,
warmth, safety and human refuge, यानी ह्यूमन अपने लिए एक सिक्योर प्लेस ढूंढते हैं, कंट्रास्ट विद द एक्सटर्नल डिसोलेशन। और क्या है, एक्सटर्नल डिसोलेशन तो मौजूद है, एक अलग तन्हाई या ये सारी चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन उसमें ये हाउस होल्ड फायर जो है ये क्या सिंबल कर रहा है, वार्मथ, केयर, प्रोटेक्शन, एलिट्रेशन, हाउस होल्ड फायर। अब इसमें अगर आप देखते हैं हाउस और होल्ड एच एच दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन है। एड्स राइम देख लेते हैं कुछ, अगर कोई और भी मिल जाए, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को इन डेप्थ देखते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई और चीज़ भी साथ में नज़र आ जाती है। जी अभी तो जी ये देखें, मैं आपको कह रही हूँ कि जब इवन काम को ख़त्म भी कर लिया जाए, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो बाद में आपको नज़र आ जाती हैं। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जी अब इसके अंदर क्या वर्ड है, इसके अंदर है स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई। तीनों में एस मौजूद है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट अगर आपके पास हो एलिट्रेशन में, तो वो क्या होगा, वो एलिट्रेशन होगी। तो यहाँ पर एस साउंड जो है, रिपीटेशन, repetition of S sound. Repetition of S sound in the line. Or household adds rhythm and emphasize the bleak but homely contrast. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टोन पे। ब्लीक, इसकी टोन कैसी है, यानी इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसकी टोन में क्या है, खुशी है, गमी है, सैड है, कोई बिछड़ गया है, इस तरह के टोन इसको कहते हैं। तो टोन है वो है ब्लीक, डिसोलेशन, एक सर्द मोहरी है, लोनलीनेस है, लाइफलेस है, establish the cold and the hopeless atmosphere of the opening scene. अब हम देखते हैं स्टेंजा 2 को। The land sharp features seem to be आ गया। The centuries carps outland, B आ गया। His crept of cloudy canopy, A आ गया। Canopy और B ये आपस में मैच करते हैं। The wind his death lament, outland
एंड लेमेंट ये आपस में राइम कर रहे हैं। द एंशियंट पल्स ऑफ ग्रैम एंड बर्थ, सी आ गया। वॉज श्रिंकन हार्ड एंड ड्राई, डी आ गया। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, सी बर्थ एंड अर्थ, ठीक है, राइम कर रहे हैं। सीम फेयरलेस एज आई और ड्राई ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो राइमिंग स्कीम इसकी बनेगी ए बी सी डी। स्टेंजा 2, पैराफ्रेज। The land looked like the dead body of the old century. The cloudy sky was like its grave, and the wind sounded like a funeral song. वो जो है ना, the wind has death lament, जो वो थी डेथ पे, विंड जो है वो डेथ पे लेमेंट कर रही है, मातम कर रही है, ठीक है ना। फ्यूनरल सॉन्ग सुना रही है। ये बता रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज करके इसको हमने इस तरह किया है। द नेचुरल एनर्जी फॉर लाइफ एंड ग्रोथ हैड ड्राइड अप एंड डिसअपीयर्ड। एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ सीम टायर्ड एंड होपलेस जस्ट लाइक मी। इसमें आखिर में उसने अपना कंपैरिजन किया है, जैसे कि मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो अभी इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं जा रही। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बग़ैर फर्स्ट वीडियो देखे आपको ये पोइम जो है समझ नहीं आएगी। ये ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट किस्म की पोइम है, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लीजिएगा। लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर। इसका पहला मेटाफर है द लैंड इज अ कॉर्पस, सिंबलाइज द डेथ ऑफ द 19th सेंचुरी। हार्डी, ये हार्डी कौन था? पोइट था। कंपेयर्स द सेंचुरी टू अ डेड बॉडी, स्ट्रेसिंग द एंड ऑफ द एरा। सिमिली, सीम फॉरवलसनेस या नहीं, फॉरवेलेस एज आई, तो एज आ गया है, तो इसको हम ये सिमिली है। कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द अदर पेशनलेस पीपल, personification. The wind his death lament, wind as mourner। कौन है जो मातम कर रही है? विंड जो क्या है, वो मातम कर रही है, तो वो तो जिंदा नहीं है ना। तो इसका मतलब है इसको ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। द विंड इज इमेजिन्ड अ ग्रीविंग इंटेंसिफाइंग द फ्यूनरल एटमोसफेयर। उसको बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। सिंबलिज्म, क्रैप्ट द cloudy canopy. The sky is portrayed as a tomb enclosing the death century. Alliteration, इसके अंदर है क्रैप्ट कैनपी, तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। Why we neglect the whole complete definition of this? We should add it like the cloudy canopy. Now it's completed, and now you can see over here in the first, then in the second cloudy, and the canopy in C is over here. The repeated consonant sound reinforce the somber heavy mood. अच्छा जी, imagery, bleak description of shrunken life and hard and dry। क्या है कि वो लाइफ को कह रहे हैं कि लाइफ छोटी हो गई है, ख़त्म हो गई है, ड्राई हो गई है, सख्त हो गई है, ठीक है, लाइफ को बता रहे हैं। बर्थ और पल्स, दीज विजुअल एंड
Tactical, tactile images shows how vitality has drained away from the earth. Tone, despairing funeral, डिस्पेयरिंग भी है, उदासी वाला भी है, फ्यूनरल वाला भी है, और द ओवरऑल मूड इज मोurnful और मातम करने वाला गमज़दा मूड है, लाइक अटेंडिंग द डेथ ऑफ बोथ नेचर एंड टाइम, और एक ही टाइम में नेचर की और जो है टाइम की डेथ दिखा रहे हैं, यानी सेंचुरी भी तो ख़त्म हो रही है ना, इसलिए टाइम आ रहा है। अच्छा जी, at once a voice arose among A. the bleak twigs overhead, B. in a full-hearted evensong, A. among और song, जी आ रहा है तो इसकी सेम साउंड है, of joy unlimited, B. and age thrush fell gaunt and small, C. the blessed beruffled plum, his chosen thus to fling his soul, C. small or soul, upon the growing gloom, gloom और plume, मतलब थोड़ा सा हम इसको जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा सा उसको उस तरह कर लेंगे तो ये आपका उसी तरह ही बनेगा, क्योंकि हमारी एक्सेंट तो लाइक हमारी एक्सेंट चेंज होती है, और जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसके हिसाब से प्लाम और जो ये है ग्लूम ये आपस में राइम करते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी डी एंड सी डी। फिर इसके बाद स्टेंजा 3 की हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। Suddenly a bird's voice rose from the bare cold branch, हमने ट्विग को चेंज करके ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक हो गया ना, क्योंकि हमने पैराफ्रेजिंग में अल्टरनेटिव वर्ड्स लेने होते हैं, ठीक हो गया। इट संग विद फुल हार्टेड जॉय विदाउट लिमिट, द सिंगर वॉज एन ओल्ड थ्रश, ये क्या है, थ्रश है, सिंगर जो है बर्ड है, वीक टाइनी एंड स्मॉल विथ फीदर्स रफल्ड बाय द विंड, जिसके पर जो हैं वो हवा की वजह से बिखरे पड़े हैं, येट इट हैड डिसाइडेड टू पोर आउट इट्स सोल इन सॉन्ग इनटू द डार्क एंड ग्लोमी इवनिंग, और वो अपने पूरे जोर से, अपने पूरे अंदर का जोर लगा के अपना उस डार्क इवनिंग को खूबसूरत बना रहा है और होप पैदा कर रहा है। तो लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। कंट्रास्ट में जेक्सापोजिशन भी कहते हैं इसको, कंट्रास्ट को, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आप कभी आ गया जेक्सा पोजिशन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंट्रास्ट ही है। ब्लीक सेटिंग वर्सेस सडन होपफुल बर्ड सॉन्ग, दिस शार्प shift emphasize how the thrush song stand out against the lifeless landscape. Personification, fling his soul, fling his soul, बहुत जोर लगा के अपनी सोल को से मतलब कोई चीज़ को बहुत जोर लगा के कोई चीज़ बाहर निकालना, इसका मतलब है। Personify कर रहे हैं, fling his soul suggests spiritual depth in the thrush song. The bird is given human-like passion, making its song feel soulful and meaningful. Imagery, frill, gaunt and small, blast beruffled plum. These vivid descriptions help the reader visualize the bird's weak, weather beaten state. Symbolism, the thrush, unexpected hope, resilience,
रेजिलियंस कहते हैं उठ के वापस खड़ा होना। और डाइवन ग्रेस, यानी कोई ऐसी डाइवन किस्म की कोई एक ग्रेस उसके अंदर इसको ये डिफाइन कर रहा है, कोई डाइवन चीज़ को डिफाइन कर रहा है। द बर्ड रिप्रेजेंट ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म कहते हैं खुश उम्मीदी, हमेशा से कोई उम्मीद रखना, ऑप्टिमिस्ट उस बंदे को कहते हैं। एंड फेथ अपीयरिंग इन द मिडस्ट ऑफ डिस्पेयर, के उदासी में भी कोई अच्छा पहलू तलाश करना। एलिट्रेशन, ब्लास्ट भी रफल, दोनों में भी आ रहा है, इसके भी स्टार्ट में भी आ रहा है और इसके भी स्टार्ट में भी आ रहा है। ग्रोइंग ग्लूम, इन दोनों में जी आ रहा है। द रिपीटेशन ऑफ साउंड एड रिदम and highlights the bird's fragile condition and the darkness of the environment. Stanza number 4. So little cause for carolings of, बहुत कम चीज़ है जो किसी खुशी के लिए है, ठीक है ना। So little cause for caroling. As I told you, I have explained that all things, all meaning in my first video. So if you want to understand, fully understand this poem, then go there and watch the first video. Okay, so little cause for the carolings, A, of such static sound, B, was written on terrestrial things, A, afar or nay around, B। आप देख लें, कैरोलिंग्स ए है, साउंड हो गया और राउंड हो गया, तो इसको बी भी हमने दे दिया, और थिंग्स हो गया और कैरोलिंग्स हो गया, तो ये आपस में ए आएगा इसका। दैट आई कुड थिंक देयर ट्रिम्बल्ड थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर, एयर आ गया और यहाँ अनअवेयर है, ठीक है ना, तो ये डी भी साउंड मैच करते हैं। सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ दी नो, नो और थ्रो ये आपस में मैच करते हैं, तो इनका सी आ जाएगा। एंड आई वॉज अनअवेयर, ये मैंने आपको बता दिया, डी है, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी। द होल poem rhyming scheme is A B C D and C D. Stanza number 4, paraphrasing. There seemed no reason in the world around for such joyful singing. Nothing on earth, near or far, suggested hope or happiness. So I thought that the bird must know of some divine hope, that I was unaware of something hidden and blessed that made it sing happily even in such darkness. Now we will see the literary devices of this stanza. यहाँ पर mysticism, suggest of a blessed hope beyond human understanding. मिस्टिसिज्म क्या कहते हैं, इसके अंदर मिस्ट्री है, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पर है कि ब्लेस्ड होप, यानी एक छुपी हुई कोई चीज़ है जो हमें नज़र आती है, ब्लेस्ड होप है वो छुपी हुई चीज़, बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि ह्यूमन को पता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो डिस्पिरेशन में है, वो उदासी में है, वो ग्लूमीनेस में है। लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड आता है और वो उसको खुशी का पैगाम दे देता है, तो ये इसके अंदर मिस्टिसिज्म है। अच्छा जी, आयरनी, नो रीज़न फॉर जॉय येट द बर्ड सिंग्स विद पैशन। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आयरनी है ना, कि वो कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं है जॉय का, लेकिन जब बर्ड गाता है तो फिर जॉय होती है, तो इसका मतलब है देयर इज़ आयरनी इन इट।
आयरनी कहते हैं कि कोई भी एक मुतज़ाद चीज़ जो पोइट कह रहा हो और जो कि ना हो रही हो, या जिसको भी जो भी उसके अंदर एड्रेस कर रहा है और वो चीज़ मौजूद है और वो इस तरह कह रहा है, तो इसका मतलब है तो आयरनी है ना। अच्छा जी, दिस शोज आ कॉन्ट्रडिक्शन, ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है ना, बिटवीन द ब्लीक रियलिटी ऑफ द वर्ड एंड द बर्ड्स जॉयफुल सॉन्ग, इमेजरी, static sound, happy good night, air. These vivid word word picture appeal to the senses that make the thrush song feel uplifting and alive. Alliteration, choralings, or cause. Think there trembled through the thing there tremble through. ये क्या है? कॉरेलिन कॉज, इसमें सीसी आ गया और इसके बाद जो है ये है थिंक देयर ट्रिम्बल थ्रू। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर टी जो है उसकी रिपीटेशन है, तो जब टी की रिपीटेशन है तो फिर ये एलिट्रेशन है। अच्छा जी, द रिपीटेशन ऑफ द सी एंड टी साउंड एड म्यूजिकलिटी, symbolism, bird song, faith or hope beyond human perception. The thrush becomes a symbol of unseen spiritual hope that transcends, go beyond the range human despair. Contrast: despair, poet's despair versus bird's optimism. This highlights the difference between human hopelessness and the nature's resilience. यानी नेचर जो है वो फिर भी रेजिलियंस है, यानी उसको फिर भी उम्मीद है, उसे फिर भी ये है कि मैंने दोबारा खड़ा होना है, मैंने दोबारा रिफ्रेश होना है, मैंने दोबारा स्टार्ट लेना है, लेकिन जो कि ह्यूमन में नहीं है। तो ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का एक और वर्ड था, क्या वर्ड था वो? जिक्सो पोजिशन, ठीक है ना, ये भी कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पेपर में लिखा हो कि जिक्सो पोजिशन मालूम करें इसके अंदर और आपको ये ना पता हो कि आपने तो कंट्रास्ट ही मालूम करना है। एक ही चीज़ है जिसके दो नाम हैं। मिस्टिसिज्म दोबारा आ गया। सजेस्ट आ ब्लेस होप, आई थिंक इट इज़ रिपीटेड। हाँ जी, ये रिपीटेड है, तो इसको आप कंसीडर, आई थिंक आई शुड फिनिश इट। अच्छा जी, समरी पे आ जाते हैं हम। The poem The Darkling Thrush by Thomas Hardy describe a bleak winter evening where the landscape appears lifeless, symbol, symboling symbolizing the death and the both nature and the 19th century. Everything seems desolate, cold, and hopeless, and the speaker feels the same despair. Suddenly, an old, fragile thrush begins to sing joyfully, despite the gloom. Its songs fills the air with unexpected warmth and hope. The poet wonders if the bird knows of some hidden source of faith or blessing that he himself cannot understand. तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूं तो फिर आप मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना लूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए। The theme of the poem. The central theme of the poem, The Darkling Thrush of Thomas Hardy, is the contrast between despair and hope. Hardy represent the natural world and the centuries end as a symbols of death, decay.
and hopelessness, showing how human life feels empty and lifeless. Yet, in the midst of this gloom, the thrust joyful song introduced the theme of the unexpected hope and a renewal of the bird. Symbolizes faith, optimism, and spiritual strength that exist even when humans cannot perceive any reason of joy. सेंट्रल थीम इसकी देख लेते हैं। जो सेंट्रल थीम्स इसकी बनती हैं, अब हम उसको अलग अलग से देखते हैं पॉइंट वाइज। डेथ एंड डिकेज, द लैंड and the centuries are compared to a corpse, showing despair and endings, nature and hope despite the bleakness, the thrush song symbolizing resilience and the possibility of renewal, faith versus doubt. The poet contrasts human helplessness with the bird's mysterious confidence, suggesting unseen spiritual truth. Transition of time. The centuries end represent not just a moment in the history, but a symbolic death of old tradition. Tone. The tone shifts from despairing, bleak, and funeral in the first two stanzas to a moment of mysterious, faint hope in the last two stanza. शुरू में डिस्परेशन है, शुरू में उदासी है, शुरू में ब्लीकनेस है और शुरू में ही डिसोलेशन है। ठीक है, एट द एंड ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है, चेंज आता है और चेंज एक छोटा सा बर्ड लेके आता है जो होप लेके आता है, रेजिलियंस लेके आता है और वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है और जो है वो पूरे माहौल में खुशी ले आता है। सेंट्रल आइडिया, the poem The Darkling Thrush by Thomas Hardy conveys that even in time of darkness, despair, and decay, there can still be a source of hope and renewal. While the world and the century appear dead and lifeless, the thrush, joyful song symbolizes faith, optimism, and the possibility of the brighter future, even if it is beyond human understanding. तो ये थी पोइम। अब ये कंप्लीट हो गई है। आपके कोर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी मेरे ख़्याल में मैंने उसको कर दिया कंप्लीट। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ मज़ीद चीज़ें हो जो आपने लर्न करनी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसको आप कंप्लीट आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि ये इसको मैंने 2 वीडियोस में किया है तो ये वहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखनी हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ज़ाहिर है आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं, तो फिर आप इसको यूट्यूब पे इसकी फ़र्स्ट वीडियो को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।